तो आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में, एंड पॉइंट का किसी लाइन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं इसके बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, और उसी पे बेस्ड हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, रिफ्लेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स और ऐसे लाइंस जो किसी एक दिए गए लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाता है, ये सारी चीजें हमने सीखा था पिछले क्लास में। ऑल राइट, सो एक लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से कैसे पता करते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अनटिल एंड अनलेस कुछ और मेंशन नहीं किया गया है, यू विल टेक इट एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास लेट्स से पॉइंट है, this is x1 comma y1, let's say this is a point, and we draw a perpendicular from this point, this point p x1 comma y1, and we have to find the value of pm. so इसका प्रूफ है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो प्रूफ तो मैं नहीं बताऊंगा, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर pm या डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली x1 y1 इसमें पुट कर दोगे लाइन के इक्वेशन में। सो दिस विल बी ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसका मॉड ले लोगे आप और इसको डिवाइड कर दोगे आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, कि उसके रूट से x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। गॉट इट? इस तरीके से आप लिख लोगे। इन पर्टिकुलर मान लो अगर डिस्टेंस ले रहे हो, डिस्टेंस ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन से ले रहे हो तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जैसे इसमें 0 रखोगे ये वाला पार्ट पूरा तो 0 हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास अगर आप डिस्टेंस लेते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फ्रॉम सम पॉइंट लेट्स से x1 कॉमा y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 माइनस एम एक्स वन माइनस सी का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो वही बात हो गया सिंपल, हालांकि इसको लिखने का जरूरत नहीं। ये तो हुआ एक लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर दो पैरेलल लाइन से, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लो ये दो लाइंस है, ये आपस में पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम पता करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा। सो पी क्यू विल बी इक्वल टू, अगर मान लो ये है लाइन a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, अगर लाइंस पैरेलल है तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है बात? इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस पैरेलल होने के लिए x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट यहाँ सेम रखना और कांस्टेंट हमको अलग अलग करना। ध्यान देना यहाँ पे, या ऐसे कर ले सकते हो ax प्लस बी वाई और इसको c और c डैश कर दो, ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जब आप डिस्टेंस निकालोगे पी क्यू तो ये हो जाएगा c माइनस सी डैश का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन पर्टिकुलर इसको ऐसे याद रखना, distance between y is equal to mx plus c and y is equal to mx plus c dash। स्लोप इक्वल है यानी लाइंस पैरेलल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे आप इज कितना c माइनस सी डैश का मॉड डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, या एम स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो ये डिस्टेंस रहेगा। ये दो फॉर्मूले हैं, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड distance between distance of point -1, 2 from line 3x minus 4y plus 7 is equal to 0। तो आप क्या करोगे, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और ये लेट्स से पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट P बोला, ये M बोला हमने। सो PM का जो वैल्यू है -1, 2 को इसमें पुट करो इसके इक्वेशन में। सो दिस विल बी 3 इंटू -1 -4 इंटू 2 प्लस 7, इसका मॉड ले लो डिवाइड। ये ध्यान में रहना चाहिए कि इक्वेशन में सारा जो टर्म है, लेट्स से अगर ये इक्वेशन ऐसा दिया हुआ रहता, फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे मान लो रहता, तो हम क्या करते, इसको इधर ले आते और ऐसे लिखते इसको पहले, इसके बाद हम पुट करते -1 और 2 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय कितना, 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो, बात सेम ही रहेगा। सो ये कितना हो जाएगा, मॉड के अंदर आ गया, मॉड के अंदर आ गया 8 प्लस 7 15 और 3 -18 आ जाएगा मॉड के अंदर, और ये नीचे में 5 मॉड है तो बाहर में निकल के प्लस हो जाएगा। आंसर हो गया 18/5। देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है एक, जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वहां ऐसा था, लास्ट में नीचे में रूट नहीं था, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ध्यान देना। और डिस्टेंस वाले में यहाँ रूट है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कई बार ये यूज करते करते फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी ये लगा देते, इमेज वाले फॉर्मूले में भी ये अप्लाई करते, गड़बड़ हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। वहां पे रूट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस x plus 2y is equal to 1 and 2x plus 4y is equal to 3। तो आप देख रहे हो ये पैरेलल लाइन से, इसका भी स्लोप जो है सो -1/2 है, इसका भी स्लोप जो है
-2/4 करोगे तो -1/2 ही अल्टीमेटली आएगा, यानी लाइंस आर पैरेलल। ये तो समझ आ रहा है हमको। बट एक बात ध्यान देने वाला है कि कोएफिशिएंट यहाँ पे x का और y का दोनों में सेम नहीं है। समझ आ रहा है बात? तो इसको रीअरेंज करके लिखो। रीअरेंज कैसे करोगे? या तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो सो दैट कोफिशिएंट्स बिकम इक्वल, या फिर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट कोफिशिएंट्स बिकम इक्वल। तो इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, या 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट को या तो दोनों साइड में, दोनों जगह राइट साइड में ही रखना, या कांस्टेंट को दोनों जगह लेफ्ट साइड में ही रखना। इसको लिख लिया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे नोट करके ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट इन बोथ इक्वेशंस, कांस्टेंट शुड बी ऑन सेम साइड। अगर RHS में रख रहे हो तो दोनों जगह पे RHS में रखना, LHS में रख रहे हो तो दोनों जगह पे LHS में रखना। और डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगा? C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाय, या C2 माइनस C1 का मॉड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाएगा 1/√20 and this will be 1/2√5 units. This is how you can find distance between two parallel lines. क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ देखो, थोड़ा बात करते एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम एक ABCD दिया हुआ है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया पता करना है, और इसके बीच का ये एक एंगल मान लो थीटा दिया हुआ है। ये एंगल थीटा ले लो या ये एंगल थीटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सा भी एंगल कंसिडर करो, मान लो ये एंगल फाई है, तो साइन थीटा और साइन फाई इतना तो समझ में आ रहा है ना कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसलिए क्योंकि थीटा जो है वो साइन पाई, ये दोनों का सम अब पता है ना आपको, थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा। तो फाई को पाई माइनस थीटा लिखते, और अल्टीमेटली साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, दोनों में से कोई एंगल लोगे तो साइन का वैल्यू सेम रहेगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। tan cos का वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन साइन का वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा। तो मान लो ये एंगल हमने थीटा कंसिडर किया है, एक एंगल को, और दो ये पैरेलल साइड है इसके, और ये पैरेलल साइड है इसके, करेक्ट। हमने दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का ये डिस्टेंस निकाला। लेट्स से ये डिस्टेंस आ गया लेट्स से ये डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, सो आपका आ गया P1 के बराबर,
और एक और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मान लो आ गया P2 के बराबर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये आ गया है P2 के बराबर। और अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं इस पैरेललोग्राम का, तो आपने पढ़ा होगा एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस का मतलब हो गया, लेट्स से हमने CD को बेस मान लिया एंड हाइट लिख लिया हमने, ये मान लो m है और ये n है। तो BM को मैंने लेट्स से हाइट मान लिया और BM का लेंथ P1 यूनिट है और DN का लेंथ P2 यूनिट मान लिया हमने। तो CD को क्या कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है इस ट्रायंगल में, देखना इस वाले ट्रायंगल में देखो, मतलब ट्रायंगल DCN में देखो, अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं, साइन थीटा अप्लाई करता हूं, तो साइन थीटा का वैल्यू dn बाई dc हो जाएगा, dn बाई cd हो जाएगा, करेक्ट, या dc बोल लो, ये 90 डिग्री है। तो यहां से CD इज इक्वल टू लिखा जा सकता है dn बाई साइन थीटा। तो यही रिजल्ट अगर यहाँ पे यूज कर लो, सो दिस विल बिकम CD इंटू, CD नहीं सॉरी, dn बाई साइन थीटा इंटू BM। और यहाँ से देखो dn का लेंथ हो गया P2 के बराबर और PM का लेंथ हो गया P1, BM का लेंथ हो गया P1 के बराबर। सो दिस विल बिकम P1 P2 बाई साइन थीटा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो कितना होता है, P1 P2 बाई साइन थीटा। अगर मान लो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस अगर लेट्स से एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, और पैरेललोग्राम के चारों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स से ये मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, m1x प्लस सी है, और ये y इज इक्वल टू m1x प्लस सी डैश है, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो स्लोप चेंज नहीं होगा। और इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है ये लाइंस, और ये लाइन मान लो अगर है y इज इक्वल टू m2x प्लस डी, और ये है y इज इक्वल टू m2x प्लस डी डैश, क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप सेम है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे इसलिए साइड्स के इक्वेशन में स्लोप चेंज नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हुआ है। इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो सेम P1 P2 अपॉन साइन थीटा जब एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, तो यही फॉर्मूले से जो एरिया है कैलकुलेट किया जा सकता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और ये साइन थीटा कैसे, तो टैन थीटा कैलकुलेट करोगे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 करके, और यहाँ से फिर आप साइन थीटा निकालोगे। तो इतना मेहनत करने के बाद जब आप सब सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आएगा, आफ्टर substituting values for P1 P2 and sin theta, this becomes C minus C dash into D minus D dash divided by M1 minus M2 का मॉड।
ये आपका एरिया जो है ना इतना आ जाएगा फाइनली। तो इसको आप याद रखना, आईआईटी जेईई में ये एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया था क्वेश्चन में। तो जैसे फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base is x plus 2y minus 1 is equal to 0, whose one pair of opposite sides is, whose one pair of opposite sides is x plus 2y is equal to 1 and x plus 2y is equal to 5. Find area of parallelogram whose one pair of opposite sides is itna and their length is 4 units. मतलब पैरेललोग्राम किस तरीके का होगा, कुछ इस शेप में होगा पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। लेट्स से ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और इसका जो साइड लेंथ है ए बी सी डी मान लो, पैरेललोग्राम को नाम दे दिए, तो इसमें ए बी और सी डी का लेंथ दिया हुआ है 4 यूनिट्स। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, एरिया को आप लिखोगे बेस इनटू हाइट। बेस आपका 4 यूनिट है और ये हाइट कितना आ जाएगा, ये हाइट लेट्स से अगर इसको h बोल रहे हो आप, तो इस h का वैल्यू कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कर दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का मॉड अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 4 बाई रूट 5 के इक्वल, यहाँ पे रख दो 4 बाई रूट 5, यानी ये हो जाएगा 16 बाई रूट 5 स्क्वायर यूनिट्स। And let's say we have a parallelogram, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका जो साइड्स है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, ये मान लो ये है लेट्स से 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, ये साइड मान लो दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, और ये दिया हुआ 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हमको एरिया निकालना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका एरिया पता करना है, तो डायरेक्ट जब आप फॉर्मूला लगाना चाहोगे गड़बड़ हो जाएगा, है ना, c1 माइनस c2 c माइनस सी डैश इंटू डी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो इसमें ना गड़बड़ होने का चांस है। तो पहले इसको फॉर्मेट में बदल के लिखना, मतलब क्या, इसको लिखोगे 2y, इस इक्वेशन को बदल के क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू, जब आप ये 2y इज इक्वल टू एक्चुअल में होगा ये माइनस एक्स प्लस 3, करेक्ट, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 बाई 2, और ये 2 यहाँ से हट जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। सबको उसी तरीके से फॉर्मेट में चेंज कर करके लिखो, इसको लिखो y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4x माइनस 5 बाई 4, आप चेंज करके लिख सकते हो ऐसा, इसको चेंज करके लिखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x आ जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो प्लस 1 बाई 4, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4x प्लस 1 बाई 4। तो ये सबको हमने फॉर्मेट में चेंज कर लिया, और यहाँ पे
इसको समझ लो कि ये y इज इक्वल टू हमारा m1x प्लस सी है। समझ रहे बात को? ये ऐसा समझ लो, ये y इज इक्वल टू हमारा m1x प्लस सी है। ये इसको समझ लो y इज इक्वल टू ये m2x प्लस डी है। इसको समझ लो y इज इक्वल टू m1x प्लस सी डैश है। और इसको समझ लो y इज इक्वल टू m2x प्लस डी डैश है। और अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। c माइनस सी डैश इंटू डी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 का मॉड। कितना आ जाएगा? ये खुद से करना, होमवर्क है। m1 की जगह कितना है? -1/2 -1/2। समझ गए? यहाँ पे और यहाँ पे -1/2 -1/2। डी का वैल्यू कितना है? अच्छा, m1 का वैल्यू है आपका -1/2। m2 का वैल्यू कितना है? -3/4। फिर c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 3/2। c डैश का वैल्यू 1/4। d का वैल्यू -5/4 और d डैश का वैल्यू +1/4। चलो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें इक्विला पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस को यूज करके थोड़ा सा मिक्स करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो एक सिंपल करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose base is 2x plus 2y is equal to 3 and one of its vertex is 0,0। इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, कितना आएगा? ट्राई करो तो सब लोग। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट। सबसे पहले कौन आंसर कर पाता है इस क्वेश्चन का? क्या कोई बता पाएगा कैसे बनेगा, या नहीं दिमाग काम कर रहा है? सॉल्व कर दूं? उत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रकाश, नहीं आ रहा समझ। बनेगा?
देखो इधर, मान लो ये है हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अब देखो एक साइड का इक्वेशन, बेस का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अच्छा ये इसमें अगर पुट करते हो तो इसको सेटिस्फाई तो नहीं करता है ना, दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई द इक्वेशन। डेफिनेटली इसका मतलब इस लाइन पे, इस साइड पे तो नहीं लाई करेगा 0,0, मतलब ये वर्टेक्स हो गया 0,0। नाउ कैन वी फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं, बताओ। ये पता कर सकते हैं ना ये डिस्टेंस, अगर ये मैं पता कर लूँ ये एंगल कितना होना है 60 डिग्री, तो साइड लेंथ निकल सकता है क्या, ये 60 डिग्री एंगल है, साइड लेंथ निकल जाएगा क्या, तो ऑफ कोर्स साइड लेंथ पता चल जाएगा। अगर ये सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, अगर ये पॉइंट लेट से ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट को अगर आपने डी बोला तो ए डी का सबसे पहले आप लेंथ कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगाओ, इसको लिखो रीअरेंज करके 2x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 से डिस्टेंस निकालो तो ये हो जाएगा -3 का मॉड, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखोगे तो डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी रूट अंडर 8। कहीं पे भी ऐसा देखना ना तो ध्यान देना ये a रूट 2 के बराबर हो जाएगा, कहीं पे ऐसा देखोगे a रूट 3 के बराबर, फटाफट कैलकुलेशन करना। तो 2 स्क्वायर देख रहे हो ना, ये 2 रूट 2 आ जाएगा। AD का वैल्यू हुआ इतना 3/2 रूट 2। इफ यू अप्लाई साइन 60 डिग्री, अगर मान लो ये साइड लेंथ a यूनिट रहा होगा, साइड लेंथ a यूनिट है अगर इस ट्रायंगल का, तो साइन ये आ गया 3/2 रूट 2 यूनिट। इफ यू अप्लाई साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 3/2 रूट 2 यूनिट डिवाइडेड बाई a, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 3/2 रूट 2 इंटू ए, करेक्ट। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, सो ए विल बी इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू √3, तो यहां से आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो √3/√2। साइड लेंथ का वैल्यू इतना आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू √3/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/8 स्क्वायर यूनिट्स। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो खाली। तो इस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समझे। क्वेश्चन इसी तरीके से, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड if a pair of opposite sides of a square are x plus 2y या x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to -5 is equal to 0, then find area of square, then find its area। ये होमवर्क है, दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो लेंथ ऑफ एक साइड आ जाएगा, स्क्वायर के एक साइड का लेंथ आ जाएगा, और वहां से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
two vertices of an equilateral triangle are 1, 2 and 3, 4. So you have to find coordinates of थर्ड वर्टेक्स. इसके तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा. ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का भी थोड़ा यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म का. सो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को. लेट्स से वी हैव दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है, अगर आपको बेस नोन है, उसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बन सकता है वो बेसिकली दो इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबली बन सकता है. गौर फरमाना मेरी बात पे जो मैं बोल रहा हूँ. अगर मान लो आपको दो वर्टेक्स पता है, लेट्स से दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 3, 4, सो दो तरफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है. समझ रहे हो, पॉसिबली दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है. जो तीसरा वर्टेक्स जो है, ये मान लो ए अगर है, इस पॉइंट को अगर हमने बी बोला, इस पॉइंट को अगर सी बोल रहे हैं, और लेट्स से अगर ये ए डैश है, तो ऐसा पॉसिबली दो पॉइंट मिल सकता है. ठीक है, तो देयर कैन बी टू सच पॉसिबल पॉइंट्स, for third vertex. इतना बात को समझ में मेरे को आ गया. नाउ ये निकलेगा कैसे, तो ध्यान से सुनना, स्टेप्स को फॉलो करना. सबसे पहले आप बीसी का मिड पॉइंट निकालो. स्टेप्स देखना ध्यान से. फाइंड मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और ये कितना आ जाएगा, 1 + 3/2 कॉमा 2 + 4/2. तो ये आ गया 2 एंड कॉमा 3. तो ये पॉइंट अपने पास आ गया 2, 3. करेक्ट. नाउ इसके बाद जो स्टेप है वो क्या करना है, 1 सेकंड वेट करो. ये मान लो पॉइंट एम है और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3. ठीक है. नाउ इसके बाद क्या करना, ध्यान से सुनना, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है. करेक्ट, हमने मिड पॉइंट निकाला है. अभी आपको आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो. साइड लेंथ पता कर सकते हैं हम लोग. करेक्ट ना, साइड लेंथ ट्रायंगल का हम लोग पता कर सकते हैं. तो साइड लेंथ पता करो ट्रायंगल का कितना होगा. दूसरा स्टेप, स्टेप 1, एंड दिस इज स्टेप 2. फाइंड साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल. तो BC डिस्टेंस हमने पता कर लिया. ये BC का लेंथ कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा ये. तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√2 के बराबर. यानी ये आ गया 2√2 के बराबर. इसका मतलब ये लेंथ हो गया √2 यूनिट और ये भी लेंथ हो गया √2 यूनिट. पूरा 2√2 है तो उसका आधा √2 यूनिट हो गया. करेक्ट. ये एंगल जो है, ये एंगल 60 डिग्री होगा. ठीक है. तो अब क्या करना है आपको, AM का वैल्यू निकालना है.
फाइंड लेंथ ऑफ ए एम। स्टेप्स आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ए एम का लेंथ कितना आ जाएगा ये, तो साइन 60 डिग्री अप्लाई करोगे अगर आप। अच्छा, साइड लेंथ अगर 2√2 यूनिट आया है या √2 यूनिट अगर ये हो गया तो साइन 60 अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर tan 60 अप्लाई कर दो। tan 60 अगर अप्लाई करते हो सो दिस विल बी एम बाय बी एम, करेक्ट। पी बाई बी, ए एम का वैल्यू हमको नहीं पता, इधर √3 हो गया, और बी एम का जो वैल्यू है वो √2 यूनिट हो गया, करेक्ट। सो ए एम का जो वैल्यू है वो √6 यूनिट आ जाएगा, √6 यूनिट। समझ आ गया बात। √6 यूनिट्स आ जाएगा इसका लेंथ, यानी हाँ ठीक है, √6 यूनिट्स आ गया इसका लेंथ ए एम का। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, ये 2√2 ये भी तो होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये भी 2√2 होगा, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के ए एम निकाल सकते थे। एनीवे, सो यहाँ से ए एम का लेंथ आ गया, एंड दिस इज 2√2 यूनिट, दिस लेंथ इज 2√2 यूनिट, सॉरी सॉरी 2√2 नहीं, √6 यूनिट सर, दिस इज √6 यूनिट्स। नाउ यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब अगर हमको ए एम ए डैश का या ए डैश बोल लो उसका अगर इक्वेशन पता चल जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन, अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता चल जाए, या इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल जाए, या स्लोप पता चल जाए, और इस लाइन पे एक पॉइंट दिया यहाँ 2,3, और इससे √6 यूनिट्स पे हमको पॉइंट्स पता करना है, देन वी कैन यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, करेक्ट। So we have to find equation or basically slope of a dash. तो अगला स्टेप होगा फाइंड करो स्लोप ऑफ, फाइंड स्लोप ऑफ BC। सबसे पहले BC का स्लोप पता करो, BC का स्लोप पता चल जाए तब a डैश का स्लोप पता करो। सो BC का स्लोप जो है ये तो आ गया √6 यूनिट, BC का स्लोप हो गया 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 1 दैट इज 2/2 यानी 1 यूनिट। इसके बाद ए डैश का स्लोप पता करो, फाइंड स्लोप ऑफ ए डैश और ए एम, बेसिकली ए एम का भी स्लोप पता कर लो या ए डैश का। तो इस पे अगर परपेंडिकुलर है, बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 यूज करो, यानी ए डैश का जो स्लोप है वो -1 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको m1 बोल रहे हो लेट्स से और इसको m2 बोल रहे हो, तो m1 m2 का वैल्यू करोगे -1, तो यहाँ से m2 का वैल्यू -1 आ जाएगा, यानी कि अपने पास ए डैश का स्लोप आ गया है। अब यूज करो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर ए डैश। नाउ यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू फाइंड use parametric equation of line to find a and a dash। तो अगर आप ये फाइंड आउट करते हो, वी हैव दिस लाइन, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट कितना था 2,3, चलो ये पॉइंट है 2,3, and we have this point as, this is √6, this is point A, this is point A dash, और इस लाइन का स्लोप अपने पास है कितना -1, यानी यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√2 और कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा -1/√2। पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने बताया था, चूंकि एंगल जो है 0 से 180 में होता है, नेगेटिव होने का मतलब, tan नेगेटिव होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट,
साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा, साइन नेगेटिव नहीं होता इसमें। नाउ अब ये यूज करो पैरामेट्रिक फॉर्म, कर सकते हो खुद से फाइंड आउट। तो ए एंड ए डैश को मैं कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, 2 प्लस माइनस, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा, एक साथ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं आर कॉस थीटा यानी √6 कॉस थीटा यानी -1/√2 कॉमा फिर y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, आर के जगह पे √6 और साइन थीटा यानी 1/√2। तो ये आ जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, समझ गए? दिस इज हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक दो क्वेश्चन और करते रहिए। एक क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ x plus 2y is equal to 5 from point 0, 1 measured along या measured parallel to x plus y is equal to 2। मीनिंग ध्यान से सुनना, जो डायरेक्शन है मेजरमेंट का वो दिया हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये मान लो, और ये लेट्स से है x plus 2y is equal to 5। अपने पास एक पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है लेट्स से ये 0, 1 है पॉइंट, और 0, 1 से हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं, 0, 1 से हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस, हमको उस डायरेक्शन में बेसिकली पता करना है। ये डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट पी रहा होगा, तो पी से ये पीएम उस डायरेक्शन में पता करना है जिस डायरेक्शन में एक लाइन दिया हुआ है x plus y is equal to 2। मेरा बात समझो, जिस उस डायरेक्शन में पता करना है जिस डायरेक्शन में एक लाइन दिया हुआ है, इसको उस डायरेक्शन में पता करना है जिस डायरेक्शन में एक लाइन दिया हुआ, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। कौन सा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है? x plus y is equal to 2। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x plus y is equal to 2 पे ही ये पॉइंट लाई कर जाए। ये मान लो एल लाइन, ये लेट्स से एल लाइन, नोट करके यहाँ पे ध्यान से लिख लो। समटाइम्स इन क्वेश्चन, point P may lie on given straight line L यानी कौन सा? x plus y is equal to 2। जिसके पैरेलल हमको मेजर करना उसी लाइन को हो सकता है लाई कर जाएगा। तो उसी पे अगर लाई कर जाता, मान लो ये 0, 1, तो खाली हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते दोनों का, और फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले हमको पीएम का इक्वेशन पता करना पड़ेगा। तो पीएम का इक्वेशन सबसे पहले पता करो। इस लाइन का स्लोप जो है वो है -1, -a/b करोगे तो ये लाइन इसी के अलोंग अलोंग जाएगा ना, इसी के अलोंग डिस्टेंस मापना है। तो पीएम जो है वो ए लाइन के ही पैरेलल होना चाहिए, यानी पीएम का भी जो स्लोप है ये जो है वो -1 के बराबर ही हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y - 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0। तो y - 1 इज इक्वल टू -x, यानी यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब देखो हमको एम पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो। कौन से दो इक्वेशन को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये दोनों को आप सॉल्व करके और पॉइंट पता करो। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज एम। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अगर आ गया तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। सॉल्व करके देखना। तो ये जो पॉइंट है ये आ गया अपना -3 अल्टीमेटली 4। ये पॉइंट हमको पता चल गया -3, 4। नाउ यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड पी। इसलिए पीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका रूट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9, यानी ये आ जाएगा √18 एंड दिस विल बी 9√2। समझ आया बात? इस तरीके से करना है क्वेश्चन अपने को। 9√2 नहीं आएगा, 3√2, सॉरी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। देखो इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। ये जो हमने लास्ट में करा ये काम, इसको बोल लो मेथड 1। इसको बोल लो लेट्स से मेथड 1। अब मेथड 2 में क्या करोगे आप, ध्यान से सुनो। मेथड 2 में आप ऐसा कर सकते हो, लेट एम लाइज एट r यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम p। p से मान लो r यूनिट डिस्टेंस पे लाई कर रहा है एम। डायग्राम में देखो, p से r यूनिट डिस्टेंस पे मान लो एम लाई कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, ये पता करना है। हम लोगों ने पीएम का स्लोप निकाल रखा है। वी हैव स्लोप ऑफ पीएम लाइन। इसका स्लोप आ गया -1 के बराबर। स्लोप यानी tan थीटा। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो। पीएम लाइन का जो स्लोप है tan थीटा जो है वो दिया हुआ -1 के बराबर। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आ गया -1/√2 और sin थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2। यानी एम पॉइंट को लिख सकते हो, आर को पॉजिटिव मान के, या x1 प्लस माइनस में प्लस ही लेकर के चलो। अगर सही अजम्पशन होगा तो आर पॉजिटिव आ जाएगा, गलत अजम्पशन होगा तो आर का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इतना ही का फर्क होगा। तो यही करके चलते हम लोग। सो एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, एम पॉइंट क्या हो जाएगा, पी से आर यूनिट डिस्टेंस पे, यानी x1 प्लस आर कॉस थीटा लगा लो। x1 प्लस आर कॉस थीटा लगाओगे तो
डायग्राम को यहाँ से ले आना। ये है ना अपने पास डायग्राम, देखो। तो एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि यहाँ पे तो -3,4 आया था, लेकिन अभी उस हिसाब से छोड़ दो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। तो 0 + r cos थीटा यानी -1/√2, कॉमा 1 + r sin थीटा यानी r 1/√2। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने ये एम पॉइंट निकाल लिया, यानी ये हो गया -r/√2, 1 + r/√2। अब ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट मस्ट सैटिस्फाई, इट विल सैटिस्फाई x + 2y = 5, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रखो इसमें x के जगह रखा -r/√2 + 2, y के जगह रखा 1 + r/√2 = 5। r का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, तो यहां से सॉल्व कर लो। फाइंड r, होमवर्क है। और डिस्टेंस जो है वो क्या लोगे, r हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, तो डिस्टेंस जो आंसर लिखना है उसको मॉड r कर देना। समझ गए? r हमने प्लस मान के चला ना, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना डायग्राम में कि ये प्लस, ये जो है प्लस हो, ये माइनस वाला जो पॉइंट आता है वो भी तो हो सकता है ना। तो हमने अजम्पशन में प्लस मान के चला, कोई दिक्कत नहीं है। सही अजम्पशन होगा तो r पॉजिटिव आ जाएगा, गलत अजम्पशन होगा तो r नेगेटिव आ जाएगा, डजंट मैटर। लास्ट में जो आ आएगा उसका मॉड पता, मॉड ले लेना यहाँ से, then also you will get the same answer. So by these two methods we can find distance. This, so this is important question, and इसमें perpendicular distance नहीं निकालना है क्वेश्चन में, हमको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से किसी लाइन के पैरेलल मेजर करने पे, है ना। किसी लाइन के अगर हम पैरेलल मेजर करें एक पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस, है ना, उसमें कैसे फाइंड आउट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। A line passes through 1,2 and lies at, and it lies at, and it is at maximum possible distance ये सब जेई टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ थियरी से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आईक्यू अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा, बट यू हैव टू अप्लाई योर आईक्यू टू क्रैक दिस क्वेश्चन। सो एक पॉइंट है 1,2 से पास कर रहा है, एंड इट इज एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0,0। एक लाइन है जो 1,2 से पास कर रहा है और 0,0 से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे। ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, 0,0 से पास कर रहा है, ये लेट्स से पॉइंट है 0,0, और ये एक और पॉइंट जब 1,2 से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे है। तो एक पॉइंट मान लेते कहीं पे इधर है 1,2, इससे मैक्सिमम सर 1,2 से पास कर रहा है ना। अच्छा उल्टा 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 1,2 से पास कर रहा है एंड 0,0 से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। अच्छा ध्यान से सुनना, अभी बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, जिसमें एक लाइन मैंने ऐसा लिया, हो सकता है दूसरा लाइन में ऐसे ले लूं, हो सकता है दूसरा लाइन ऐसे हो,
या हो सकता है तीसरा लाइन ले लेता हूं मैं, एक इसको ग्रीन कलर कर दिया, एक मान लो मैंने तीसरा लाइन ले लिया कुछ इस तरीके से, मान लो इस तरीके से मैंने लाइन लिया। जो पहला सिचुएशन है, जो पहला सिनेरियो है, उसमें क्या है कि जीरो जीरो और 1,2 जो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन परपेंडिकुलर है। पहला जो हम लोगों ने केस लिया है उसमें मान लो ये जो है सो परपेंडिकुलर है। पहले वाले में ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, मान लो ये मैंने एक ऐसा लाइन लिया और फिर मैं राइट या लेफ्ट उसको टिल्ट कर रहा हूँ, राइट या लेफ्ट उसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना समझना और बताना। अगर ये मान लो पॉइंट को हमने अज्यूम कर लिया, ये पॉइंट लेट से अगर हमने एम अज्यूम कर लिया, अगर मैं थोड़ा भी टिल्ट करूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये घट जाएगा या बढ़ जाएगा? ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया अभी मान लो इस लाइन का, इस पॉइंट से। तो इस केस में बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा पहले से या घटा? तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये जो लेंथ है वो हाइपोटेनस का लेंथ हो गया। तो हाइपोटेनस का लेंथ कभी भी बाकी साइड से तो बड़ा ही होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ एम और ओ पी में कौन बड़ा है, ओ एम बड़ा है या ओपी बड़ा है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? ऑब्वियसली ओ एम लेंथ बड़ा है। अगर मैं दूसरे साइड भी टिल्ट करूंगा तो ये लेंथ और घटते चले जाएगा, बढ़ेगा नहीं। मान लो अगर इधर की तरफ मैं टिल्ट कर दिया और ये पॉइंट को मैं क्यू बोल रहा हूँ, तो ओ क्यू लेंथ से भी ओ एम लेंथ बड़ा ही होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा लाइन से, सॉरी पॉइंट से? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन occurs when line is perpendicular to segment, perpendicular to line segment when line is perpendicular to line segment joining points 1,2 and 0,0। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं उस समय पे जो ये लाइन है उस पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन अज्यूम करें, जो पॉइंट्स दिया हुआ है उस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन अज्यूम करो, उस केस में जो डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है वही डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है। यानी जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन हो गया ये एल लाइन हो गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू कितना बताओ, ओ एम का स्लोप कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 माइनस 0/1 - 0 दैट इज 2। ये ओ एम का स्लोप आया, इसके परपेंडिकुलर होना है ना एल को, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1/2। यानी इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 1,2 से पास कर रहा है ना, y - 2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो गेट द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन सबको? यस सर।
बात करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस का। मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, और कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। लेट्स से वी हैव पॉइंट P and Q. Assume a line L जिसका इक्वेशन दिया हुआ ax plus by plus c is equal to 0 and points ये P दिया हुआ x1 y1 and Q दिया हुआ x2 y2। ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है। हमको ये जानना है कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ लाई कर रहे होंगे या ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे होंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, या दोनों एक ही साइड इधर या फिर दोनों एक ही साइड इधर। इस साइड दोनों पॉइंट्स लाइन की एक साइड पे ही लाई कर रहे हैं या दोनों पॉइंट्स लाइन के ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं, ये मान लो मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो अपने पास लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ax plus by plus c is equal to 0। पॉइंट्स है अपने पास लेट्स से x1 y1 और लेट्स से वी हैव पॉइंट let's say we have point as ये मान लो एक पॉइंट P दिया हुआ है और एक पॉइंट ये Q दिया हुआ है। मान लो जरूरी नहीं कि ऐसा ही डायग्राम हो, बट एक इंस्टेंस मान के चल रहे ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि ये जो लाइन है वो लाइन इसको डिवाइड करता है k/1 में। स्टेप्स क्या होता है, लेट लाइन डिवाइड्स PQ in रेशियो k/1 और वहां से फिर m का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड कर लिया m का कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद m सैटिस्फाई करेगा जो हमने सेक्शन फॉर्मूला में स्टार्टिंग में किया था, m सैटिस्फाइज ax plus by plus c is equal to 0। और ये तीनों स्टेप्स के हेल्प से यहां से आपने k निकाल लिया। ध्यान से सुनना, अभी अगर k पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन हुआ, इंटरनल डिवीजन। अगर k पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन हुआ। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या, P and Q lies on opposite sides। अगर k नेगेटिव आया तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। इसका मतलब P and Q lies on सेम साइड। देखो अगर P और Q इधर ही दोनों लाई करेगा, यहाँ तभी ना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और P और Q अगर ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहा तो इंटरनली डिवाइड कर रहा x plus by plus c is equal to 0 PQ को। सो अगर सेम साइड पे होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन का केस बनेगा, और अगर ऑपोजिट साइड पे लाई करेगा तो इंटरनल डिवीजन का केस बनेगा। यहीं से ये कॉन्सेप्ट बनता है। जब ये जब आप फाइंड आउट करोगे तो लास्ट में आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ध्यान से देखना। आफ्टर solving with these steps, we finally get these results। आप घर पे
खुद से करके ट्राई करना, आपको ये फाइनली ये रिजल्ट आएगा। क्या है कि x1 y1 को आप लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c, और फिर आप निकाल लो x2 को भी पुट कर दो। अगर इन दोनों का साइन ऑफ बोथ आर सेम, उस केस में पॉइंट्स लाई ऑन सेम साइड। आप जब k को नेगेटिव करोगे, एक्सटर्नल डिवीजन का केस करोगे, तो ये दोनों का साइन सेम आ जाएगा। एक्चुअली जो रेशियो ऑफ डिवीजन आता है ना, वो आप करके देखना, इतना आता है। ऐसा कुछ आएगा, ये आता है रेशियो ऑफ डिवीजन, इधर माइनस लगा हुआ रहता है। तो दोनों का जब साइन सेम आएगा, तो माइनस यहाँ लगा हुआ है ना, दोनों का साइन अगर ये सेम है तो के नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन होगा। एक्सटर्नल डिवीजन होगा मैंने सेम साइड पे लाई करेगा पॉइंट्स। और जब दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, उस केस में पॉइंट्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो अपने को सिर्फ इस रिजल्ट से मतलब है। कहानी लंबा चौड़ा था, पर हमको सिर्फ इस रिजल्ट से मतलब है, बाकी तो उधर कॉन्सेप्चुअल चीज है, जो याद करना है वो आपको ये पार्ट। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। एक और इसी तरीके से केस है कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, कंसीडर करो, कंसीडर टू पैरेलल लाइंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to, या ऐसे समझ लो, a1 ये हटा दो, ये c कर लो, और ये लेट्स से c डैश है। ऐसा दो हमने पैरेलल लाइन अज्यूम किया, एंड अ पॉइंट p अज्यूम कर लिया x1 कॉमा y1, लेट्स x1 कॉमा y1 हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब पता करना है कि ये पॉइंट जो है, ये दोनों जो लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है, इसके बाहर लाई कर रहा है या इसके बीच में। दोनों लाइंस के रेस्पेक्ट में इसके सेम साइड लाई कर रहा है, दोनों के ऊपर में लाई कर रहा है, यानी सेम साइड हो गया, दोनों के सेम साइड लाई कर रहा है, या दोनों के बाहर लाई कर रहा है, या इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई करेगा तब भी वही हुआ, दोनों के सेम साइड, या दोनों के बाहर बोल सकते हो, आउटसाइड बोथ द लाइंस, या फिर दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इस एरिया में लाई कर रहा है, या ये दोनों में से कोई एक एरिया में लाई कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको कैसे डील करना है, ध्यान से देखना। पॉइंट को दोनों में पुट करो, इस पॉइंट को इसमें भी पुट करो और इस पॉइंट को इसमें भी पुट करो। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, इसी तरीके से रिजल्ट कुछ सेम सिमिलर है, ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax1 प्लस by1 प्लस c डैश। ये दोनों का आप साइन चेक करोगे। ठीक है,
अगर साइन दोनों का सेम आ गया, साइन ऑफ बोथ आर सेम, देन point lies on same side of the lines, i.e. outside, आउटसाइड माने कितना, इधर ये एरिया हो गया आउटसाइड, ये जो एरिया बन रहा है इसको आउटसाइड रीजन बोलोगे, इधर लाई करेगा। और अगर साइन ऑफ बोथ आर ऑपोजिट, देन point lies between the lines, और ये जो है, ये जो रीजन है ये बिटवीन द रीजन लाइंस है, बिटवीन द लाइंस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, इसको यूज करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत इजी, आर दीज पॉइंट्स on point 1, 2 and -1, 3 are lying on same side of line, x plus y is equal to 10। क्या इसके सेम साइड पे लाई कर रहा है या ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहा है? तो हम पहले लाइन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखना सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करो, आप इसमें 1, 2 पुट करो, 1, 2 पुट करोगे तो दिस विल बी 1 + 2 - 10 एंड यू विल गेट -8। और फिर इसमें आप -1, 3 पुट करो, तो यू विल गेट इट एज -1 + 3 - 10 which is -1 + 3 -11। अच्छा ये गड़बड़ है, ये 7 है और ये -8, दोनों का साइन सेम आया। साइन सेम का मतलब क्या, पॉइंट्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, यस। दो बार आर आर हो गया ये आंसर। if points k, k plus 1 and 2, 3k are lying on opposite sides of ऐसे मान लो 2i is equal to x minus 1, then find करना है, find range of k, then find range of k के किस किस वैल्यू के लिए ये दोनों पॉइंट्स जो है सो लाइन के ऑपोजिट साइड्स पे लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, इसी लाइन को, तो इस लाइन को अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो ये हो जाएगा x - 2y - 1 = 0। इसी में आप पुट करो
k comma k plus 1, so you will get it as k minus 2 times k plus 1 minus 1, and this will be minus k minus 2 minus 1 is minus 3. इसमें पुट करो 2 comma 3 k, so you will get it as 2 minus 2 times 3k minus 1, that is minus 6k and plus 1. चूंकि ये दोनों के ये दोनों पॉइंट्स लाइन के ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहा है, इसलिए इनका साइन जो होना चाहिए वो ऑपोजिट होना चाहिए. साइन शुड बी ऑपोजिट. और साइन ऑपोजिट कब होता है दो नंबर का? जब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो. यानी कि बोला जा सकता है, यहां से बोल सकते हो आप कि माइनस के माइनस 3 इंटू माइनस 6k प्लस 1, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, अभी तो साइन ऑपोजिट हुआ. मीनिंग ये हुआ यहाँ से कि k प्लस 3, एक माइनस यहाँ से बाहर निकाला, एक माइनस कॉमन, माइनस 1 कॉमन, दोनों जगह से माइनस 1 आउट. तो 2 बार माइनस 1 आउट निकालोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, या 2 बार साइन चेंज होगा तो सेम रह जाएगा. और ये 6k माइनस 1 होकर फिर से लेस देन, टेक माइनस 1 आउट दोनों जगह से फ्रॉम बोथ ब्रैकेट. सो दिस विल बी, साइन स्कीम लगाओ, ये हो गया -3 एंड दिस विल बी 1/6. साइन स्कीम लगाओगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड k बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 से 1/6. आंसर समझ आया सबको? Yes, समझ sir. आया क्वेश्चन सबको? कोई अनम्यूट करके बोलो, समझ आया सबको? Yes. लेट्स से हमने दो स्ट्रेट लाइन लिया इस तरीके से. ये मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, और ये 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. एंड वी हैव पॉइंट्स. मान लो ये क्वाड्रेंट है P, ये क्वाड्रेंट है 2, ये 3, ये क्वाड्रेंट है 4. और यहाँ पे लेट्स से ये ओरिजिन दिया हुआ, ये 0,0 दिया हुआ, या 0, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ 0,1, ऐसे एक पॉइंट दिया हुआ 0,1. नहीं लाई करेगा ना 0,1, नहीं लाई करेगा. ठीक है. अगर इस तरीके से रीजन को डिवाइड करके 1 2 3 4 लिखा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो वाला मत समझना, कार्टेशियन प्लेन वाला क्वाड्रेंट नहीं समझना. मैंने इस तरीके से एरिया को डिवाइड करके अगर लिखा हुआ है क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके, क्वाड्रेंट माने 4 पार्ट का, 4 पार्ट में बांटे कुछ टाइप के साथ. कार्टेशियन प्लेन वाला मत समझना. यहाँ पे ऐसा डायग्राम मेंशन किया हुआ है. तो इन विच क्वाड्रेंट, और ये एक क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट will in which quadrant does the point 5,5 lie? 5,5 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? We have to find out in which quadrant does 5,5 lie. फाइव कॉमा 5 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पता करना है. चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, एग्जैक्टली 2 मिनट्स, एंड लेट मी सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सोचो थोड़ा, थिंक.
थिंक एन आंसर। अगर कोई चाहे तो अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मान लो समझ आ रहा है कि कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को, तो सर हाँ उत्कर्ष बोलिए। सर इसमें एक बार x प्लस वाई में डालेंगे वो 0,1 और 5,5 को, और 2x माइनस 3y प्लस 1 में दोनों को डाल के देखेंगे, फिर उस पे साइन के ऊपर जज कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो देखो उत्कर्ष ने हिंट ऑलरेडी दे दिया, अब बिल्कुल सही है। तो ट्राई करो अभी सभी लोग और बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। वेरी गुड उत्कर्ष। सो जानवी का आंसर आ चुका है, इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। उत्कर्ष का भी आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी नाइस, गुड। एंड वी हैव सौभाग्य का भी आ गया आंसर, दीपांश का भी। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं 0,1 का और 5,5 का अगर मैं देखूं कि क्या साइन आ रहा है, तो क्या पता चलता है। 0,1 रखा तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, और ये आ गया 5 प्लस 5 इज 10। दोनों का साइन सेम आया। सो ये जो साइन है वो सेम आया, which is basically indicating कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड लाई कर रहा होगा, है ना। यानी पॉइंट्स लाई ऑन सेम साइड। किस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड पे लाई करेगा। जिधर 0,1 लाई कर रहा है उधर ही लाई करेगा 5,5। तो 0,1 जिधर लाई कर रहा है उधर ही 5,5 अगर लाई करेगा इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ आ रहा है बात। यानी कि इसका मतलब हो गया 5,5 है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो यहाँ पे तो समझ आया। यहाँ तक तो बात समझ आता है। चलो मैं दूसरा लाइन लेता हूँ यहाँ से, और अब मैं लेता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 0,1 और इसमें मैं फिर 5,5 पुट करके देखता हूँ। तो अगर मैंने 0,1 पुट किया तो दिस इज 2 माइनस 3, 2 इंटू 0 minus 3 into 1 plus 1, so this will be minus 2, and 2 into 5 minus 3 into 5 plus 1, so this will be 10 plus 1 11, 11 minus 15 is minus 4। ये सेम साइन का आया। ये भी सेम साइन का आ गया क्या? ठीक है, तो ये सेम साइन का आया। और अगर ये सेम साइन का आया मतलब फिर से वही कंक्लूजन निकला
कि 5,5 लाइज इन, या तो देखो 0, इस लाइन के रेस्पेक्ट में 0,1 के साइड पे ही लाई करेगा, यानी या तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा या इस क्वाड्रेंट, इधर नहीं लाई कर सकता क्योंकि ऑपोजिट साइड हो जाएगा ना 0,1 से, ऑपोजिट साइड नहीं लाई कर रहा, सेम साइड लाई करना है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। गॉट इट। अब इसको भी सैटिस्फाई करना है, इस बात को भी सैटिस्फाई करना है, इसको, इस बात को भी सैटिस्फाई करना है इसको, मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना पड़ेगा, इसलिए 5,5 लाइज इन क्वाड्रेंट 1। समझ आया? जिधर ओरिजिन लाई करता है उसको ओरिजिन साइड बोलते हैं। एरिया वेयर ओरिजिन लाइज is called origin side। इसको origin side बोलते हैं, इधर origin लाई करता है उसको origin side बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि if a square comma a lies on origin side of x plus y minus 2 is equal to 0, then find range of a। या नॉन ओरिजिन साइड बोल सकता है, नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन से ऑपोजिट। तो इसमें ओरिजिन को पुट कर दो, जिधर ओरिजिन लाई कर रहा है उसके ऑपोजिट लाई कर रहा है ना ये, सॉरी उसी के साइड लाई कर रहा है, सॉरी उसी के साइड पे लाई कर रहा है, यानी 0,0 पुट किए तो 0 + 0 - 2 दैट इज -2। a स्क्वायर कॉमा a पुट किए सो यू गेट a स्क्वायर प्लस a -2। और अगर ये दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, इन दोनों का साइन सेम होने का मतलब हो गया कि -2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a -2, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, साइन सेम यानी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a -2 लेस देन 0। आगे खुद से सॉल्व कर लेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ a square comma a lies between the lines x plus y minus 12 is equal to 0 and -20, इन दोनों लाइंस के अगर बीच में लाई कर रहा है then find the value of, then find the range of a का रेंज बताना कितना होगा। तो ये दो पैरेलल लाइन से देखो, ये दो पैरेलल लाइन से, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट है a स्क्वायर कॉमा a।
तो अगर इसमें पुट करते हो आप ए स्क्वायर कॉमा ए, सो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 12, एंड अगर इसमें पुट करते हो ए स्क्वायर कॉमा ए, सो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20, और अगर दोनों के बीच में लाई करना है तो यानी साइन शुड बी ऑपोजिट, और इनका साइन ऑपोजिट होने का मतलब हो गया प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0, अप्लाई करो, यानी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20 विल बी लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करके एंड देन अप्लाई साइन स्कीम, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा a प्लस 4 इंटू ए माइनस 3 में, और ये फैक्टराइज हो जाएगा a प्लस 5 इंटू ए माइनस 4 में। साइन स्कीम अप्लाई कर दो, तो साइन स्कीम अगर अप्लाई किया तो रूट क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, -5, -4, 3 एंड 4, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हर जगह ऑड पावर ही है, सारे ब्रैकेट्स पे ऑड पावर है, तो साइन चेंज होता जाएगा हर जगह। हमको चाहिए लेस देन 0, यानी a बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 से -4 यूनियन 3 से 4, ये आंसर। समझ आया सबको? यस सर। ये हो गए इजी क्वेश्चंस, ठीक है, जो कोई भी बना लेगा। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन ट्राई करते, कैसा हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं। अपने पास लेट्स से ट्रायंगल है, फाइंड करना है, फाइंड रेंज ऑफ के so that k does not lie outside the outside does not lie outside the triangle formed by x plus y minus 2 is equal to 0, x minus 3y minus 6 is equal to 0, and y plus 4 is equal to 0। इस तरीके से मान लो तीन हमारे पास लाइन्स है और इससे ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल के so that k comma k plus 1, so that k comma k plus 1 does not lie outside the triangle formed by lines इतना लिखा। ये तीन लाइंस मिलकर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और एक पॉइंट है k कॉमा k प्लस 1, इसको ट्रायंगल से बाहर नहीं जाना है, तो k पे क्या कंडीशन होना चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिना डायग्राम के अगर आप बनाने चलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक रफ डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक रफ डायग्राम। रफ डायग्राम का मतलब माने कुछ सर्टेन चीजें हमको उसमें दिख जाए, उतना काफी है। तो अगर हम जल्दी से
किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका होता है कि आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता कर लो, उसी से काम हो जाता है। सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता कर लोगे तो लाइन का इक्वेशन इजीली आप ड्रॉ कर ले सकते हो। देखो इधर, तो मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारे पास जो लाइंस है वो लाइन को हम जरा एक बार देख ले, क्या क्या लाइंस है अपने पास। एक है x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक है x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक है y प्लस फोर इज इक्वल टू 0। सो ये तीनों लाइंस को अगर हम रफली ड्रॉ करें तो x, इसमें देखो अगर y को 0 करते हो तो x2 आएगा, ठीक। और अगर x को 0 करते हो तो y2 आएगा। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकल गया, यानी 2,0 और 0,2 से पास करेगा, यानी कुछ इस तरीके का लाइन रहा होगा। ये पॉइंट 2,0 और ये पॉइंट 0,2 रहा होगा। देन इसका ग्राफ ड्रॉ करो रफली, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इंटरसेप्ट। एक सेकेंड क्वेश्चन में इसको प्लस कर लो, क्वेश्चन में क्या करो, इसको प्लस कर लो। यहाँ पे ये समझ लो प्लस है, तो x आ जाएगा -6 और y आ जाएगा 2। यानी ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये लाइन कुछ इस तरीके से हो गया। ये लाइन का इक्वेशन था x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस फोर इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू -4 हो गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा नीचे इस तरीके से। ये आ जाएगा इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू -4 या y प्लस फोर इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते। अब इसके अंदर में एक पॉइंट है k कॉमा k प्लस वन, है ना। k कॉमा k प्लस वन एक पॉइंट है और इस ट्रायंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान से देखो, हेल्प के लिए आपको एक पॉइंट देखो जिसका आपको लोकेशन पता है बहुत अच्छे से। हेल्प के लिए कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लो जिसका लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। चूज अ पॉइंट, जैसे कैसे आप कहीं, मान लो आप कहीं घूमने गए नए सिटी में और आपके पास जीपीएस नहीं है, मैप नहीं है, तो उस टाइम पे कैसे बताते होंगे अपना लोकेशन, कैसे भूलने के डर से क्या करते होंगे, तो बोलते हैं ना यहाँ पे एक मॉल है या
यहाँ पे एक मंदिर है बड़ा फेमस सा, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं यही रहूंगा, यहाँ आके रहूंगा। बट और चीज का लोकेशन पता होना हो, लेकिन मंदिर का लोकेशन पता, तो मंदिर एक ऐसा पॉइंट है, या फिर मॉल वो एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसका लोकेशन हमको पहले से पता है, उसके हेल्प से हम बाकी चीजें ट्रेस आउट करेंगे, ढूंढेंगे। तो वैसे ही चूज करो एक पॉइंट whose location is known, and uh, this point will help in locating k comma k plus 1। और ये पॉइंट जो हमने चूज करना है, ये पॉइंट को लेट से मैंने चूज कर लिया ओरिजिन। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, इसका पोजीशन तो हमको पता है सारे लाइंस के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से सुनो, अगर k कॉमा k प्लस 1 को अगर इस ट्रायंगल के अंदर होना, मैंने ट्रायंगल के अगर बाहर नहीं जाना है, तो ध्यान से देखना और सुनना और बताना कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के साइड पे ही होना चाहिए। इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो k कॉमा k प्लस 1 होना ओरिजिन के साइड पे ही होना चाहिए, तभी ट्रायंगल के अंदर आएगा। नहीं तो क्या होगा, ये ट्रायंगल के बाहर चले जाएगा। सही बात है ना, इस साइड पे होगा तभी तो ट्रायंगल के अंदर आ सकता है, नहीं तो ट्रायंगल के बाहर चले जाएगा। तो एक बार मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा कि 0 कॉमा, कंडीशन 1 क्या हो जाएगा कि 0 कॉमा 0 एंड k कॉमा k प्लस 1 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ, लाइज ऑन सेम साइड ऑफ, कौन सा लाइन था ये, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ट्रायंगल के बाहर नहीं जाना है तो साइड पे भी लाई कर सकता है पॉइंट, साइड पे भी लाई करने से चलेगा। यानी जो हम लोग इनइक्वालिटी लेते थे उसमें इक्वल टू 0 का साइन भी रखने से चलेगा। समझ रहे बात को। तो अगर ये कहानी करते हो, सेम साइड पे है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, सेम साइड पे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब 0 कॉमा 0 को रखो इसमें, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी -2। फिर इसको इसमें रखोगे तो आ जाएगा k प्लस 1 -2 एंड दिस विल बी 2k माइनस 1। करेक्ट, यानी -2 और 2k माइनस 1 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। अच्छा, ट्रायंगल के बाहर नहीं जाना, साइड पे भी लाई कर सकता है, इसलिए ग्रेटर इक्वल टू 0 भी लगा देना। This point may lie on x plus y minus 2 is equal to 0। ठीक है, इसीलिए इसकी वजह से यहाँ पे पुट इक्वल टू साइन ऑल्सो। क्योंकि अगर उस पे लाई कर रहा होगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा ना, फिर k कॉमा k प्लस 1 इसको सेटिस्फाई कर देगा, और इसका अगर वैल्यू 0 है तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ रहता कि लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, तो यहाँ इक्वल टू का साइन हम हटा देते, इक्वल टू का साइन हम नहीं अप्लाई करते। तो ये एक इनइक्वालिटी बन गया, यहाँ से k निकालो। समझ गए, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, यहाँ से k निकालो। फिर सेकेंड स्टेप में इसी तरीके से, चलो कर देते इस क्वेश्चन। तो यहाँ से आ जाएगा 2k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी k इज लेस देन इक्वल टू हाफ। एक तो ये आ गया रिजल्ट हमारा। फिर सेकेंड केस में फिर से बोलोगे कि 0 कॉमा 0 एंड k कॉमा k प्लस 1 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ, कौन सा लाइन था, सेम साइड ऑफ x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके सेम साइड पे लाई कर रहा है, तो मतलब हो गया 0 कॉमा 0 को पुट करो इसमें, तो 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, इससे जो आया
इंटू के को रखो के माइनस 3 इंटू के प्लस 1 प्लस 6, इसको रखने से इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव करो तो यहां से आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 इंटू माइनस 3k प्लस के दैट इज माइनस 2k and minus 3 plus 6 will be plus 3 greater than 0, यानी 2k minus 3 will be less than 0, k will be less than 3/2। तो दूसरा रिजल्ट यहां से आ गया अपने पास। तीसरा सॉल्व करो, तीसरा केस सॉल्व करो इसी तरीके से। जीरो कॉमा जीरो एंड k कॉमा k प्लस 1 lies on same side of y plus 4 is equal to 0। तो 0 कॉमा 0 इसमें रखोगे तो 0 प्लस 4 आ गया, और k कॉमा k प्लस 1 रखोगे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट रखना है, यानी k प्लस 1 प्लस 4 हो गया। इन दोनों का साइन सेम होगा, साइन सेम यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी ये आ जाएगा k प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी k इज ग्रेटर देन -5 आ गया। इक्वल टू का भी साइन रहेगा जी, गड़बड़ हो रहा है। अब ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए, करेक्ट ना? तो तीनों का कॉमन फाइनली आप इवैल्यूएट कर लो, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो तीनों का कॉमन ले लो। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था k शुड बी लेस देन हाफ, k शुड बी लेस देन हाफ। तो ये हो गया लेट्स से -5, ये हो गया हाफ, और ये हो गया लेट्स से 3/2। k शुड बी लेस देन हाफ पहला कंडीशन, देन k शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2 दूसरा कंडीशन, एंड k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5 तीसरा कंडीशन। तो कॉमन क्या आ गया? ये रीजन कॉमन आ गया, यानी k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -5 से 1/2। ये फाइनल आंसर हो गया। सो ये जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, पर देखो क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना है ना? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना एक बार। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में, एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंकरेंट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन लगभग खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक और क्लास लूंगा, उसमें लोकस के प्रॉब्लम्स, उसमें ऑरिजिन शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ाऊंगा। तो 2 क्लास और लगेगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर फिनिश होंगे। असाइनमेंट आज जो भेजूंगा उसको अच्छे से करना। ये जो आज का क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसमें कुछ हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा, जिस पे भी स्टार मार्क है, डबल स्टार मार्क है, उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से, ठीक है? सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा एक मिनट, सुनो, एक मिनट। ऐसा नहीं समझना कि हर बार ऐसा ही सिचुएशन बनेगा जिसमें ऑरिजिन के साइड ही लाई करेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो अगर लाइंस का पोजीशन कुछ इस तरीके से होता, मान लो ऐसा पोजीशन होता, लेट्स से हमारे पास ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, समझ रहे हो बात को? ये ट्रायंगल अगर फॉर्म हुआ, ध्यान से सुनना, ये अगर लाइन L1 है
ये लाइन अगर L2 है और ये लाइन L3 है, तो L1 लाइन के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन और जो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होना है वो ऑपोजिट साइड लाई करेगा। L2 लाइन के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होना है और ऑरिजिन वो एक साइड ही लाई करेगा, इधर लाई करने से ट्रायंगल के बाहर चले जाएगा। तीसरा, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर ट्रायंगल के अंदर होना है पॉइंट को तो ऑरिजिन के साइड पे ही लाई करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर तो इसका मतलब तो पॉइंट इधर भी चले जाएगा, तो इस केस से नहीं इधर जाएगा, लेकिन जब इस केस वाला फिर देखोगे तो फिर इधर वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो तीनों जब एक साथ अप्लाई करोगे तो ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो? इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन को ऑपोजिट साइड, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन के सेम साइड, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन के सेम साइड, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन के सेम साइड, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन के ऑपोजिट साइड। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा बन सकता है। कभी हो सकता है कि लाइन ऑरिजिन से ही पास कर जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीन में से एक लाइन ऑरिजिन से ही पास कर जाए, तो रेफरेंस के लिए जो पॉइंट लोगे फिर वो ऑरिजिन से अलग लेना पड़ेगा। बेस्ट जो रेफरेंस के लिए पॉइंट हम लेते हैं दैट इज ऑरिजिन, बट मान लो कभी लाइन का सिचुएशन ऐसा बन जाए, ये हमारे पास तीन लाइन है, तो यू कैनॉट टेक ऑरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ऑरिजिन तो लाइन पे ही लाई करेगा, तो हमको कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ तो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट।